दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार 3 मुद्दों पर पराजित हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं। पहले वक्फ बोर्ड संपत्ति बिल का मामला, फिर ब्रॉडकास्ट बिल लेकर के आने वाले थे, वो तो हिम्मत ही नहीं लाने की, और तीसरी बार लेटरल एंट्री के मामले को वापस लेना। तीनों मुद्दों पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी बेइज्जत हुए हैं, उससे आरएसएस की याद आती है। आरएसएस ने, और मोदी जी वैसे भी आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। आरएसएस ने भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगा को इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसमें 3 रंग हैं और 3 का अंक आरएसएस के लिए अशुभ होता है। इसलिए उसने दशकों तक, 5 दशकों तक तिरंगे को कोई सम्मान नहीं दिया, उसे राष्ट्रध्वज मानने से अस्वीकार कर दिया। भगवा को ही वो अपना राष्ट्रध्वज मानते रहे। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी, हालांकि ये मेरी थ्योरी नहीं है और ये किसी को मानना भी नहीं चाहिए कि 3 का अंक अशुभ होता है, लेकिन अगर हम आरएसएस की माने तो क्या नरेंद्र मोदी अशुभ हैं देश के लिए या अपने लिए? बहरहाल मोदी जी तो इस समय झोला उठा करके निकल लिए, पोलैंड की यात्रा पर है, विदेश दौरे पर है, और देश के हालात जो हैं, मणिपुर से लेकर के बंगाल तक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इन तमाम राज्यों में छोटी छोटी बालिकाओं के, बच्चियों के बलात्कार की घटनाएं सामने हैं। आज इस देश का दलित, बहुजन तबका, आदिवासी तबका सड़कों पर रहा, लेकिन मोदी जी को कोई फिक्र नहीं। दोस्तों, मैं आज इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं चर्चा करूंगा कल के मुद्दे पर, जब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से ऐलान जंग कर दिया। शायद इसलिए भी मुंह छुपा करके भागे। कल जब लेटरल एंट्री का निरस्त कर दिया गया और उनके मंत्री जितेंद्र सिंह ने जब चिट्ठी लिखी यूपीएससी को और ये चिंता व्यक्त की कि नरेंद्र मोदी जी तो बेहद उदास हैं, निराश हैं, चिंतित हैं कि सिंगल कैडर पोस्ट पर रिजर्वेशन क्यों नहीं है और लेटरल एंट्री में सामाजिक न्याय होना चाहिए। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था, मैं उस ट्वीट को लेकर के आज चर्चा करना चाहता हूं, और बेहद महत्वपूर्ण चर्चा। आने वाले भविष्य की राजनीति कैसे तय होने जा रही है और इस राजनीति में नरेंद्र मोदी किस तरह से घुटने टेकने वाले हैं, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। दरअसल राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री के निरस्तीकरण के तत्काल बाद जो ट्वीट किया था, उसमें उसे संविधान की जीत बताया था, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक चैलेंज भी दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा 50% को हटाने के लिए प्रतिबद्ध हूं और इससे पीछे नहीं हटने वाला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लेटरल एंट्री का जो सवाल था वो फौरी तौर पर था। ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है सोशल जस्टिस का, और अगले दिनों सोशल जस्टिस का एक बड़ा मूवमेंट राहुल गांधी खड़ा करने वाले हैं। संविधान उसकी प्राथमिकता है, संविधान उसके केंद्र में है, लेकिन संविधान की जो मूल भावना है कि सोशल जस्टिस हो, सोशल इक्वलिटी हो, और उसके लिए यह देश अगर जातियों का समुच्चय है और जाति के आधार पर अगर इसमें भेदभाव और असमानता व्याप्त है, जाति के आधार पर अगर लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर जातियों की जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और संसद के भीतर तक एक बार नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के जब लोग विपक्ष में थे तब यह मुद्दा उठा रहे थे कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन
नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना से मुंह छिपाने के लिए जनगणना को ही मुलतवी कर दिया। 2020-21 में तो उन्हें कोरोना ने मौका दे दिया था, लेकिन उसके बाद जब यह मुद्दा केंद्रीय बनने लगा, बिहार से चल करके निकला यह मुद्दा, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार लेकर के आए थे, आगे चल करके नरेंद्र मोदी ने जब इसको अस्वीकार कर दिया तो बिहार में महागठबंधन की सरकार ने जातीय जनगणना करवाई, वहां पर आर्थिक सर्वेक्षण करवाया और उसके बाद जो डेमोग्राफी बिहार की सामने आई उसने भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसका दी, चूल्हे हिला दी नरेंद्र मोदी की राजनीति की। आरएसएस तो जैसे कोमा में चला गया, उसको लगा कि अगर जाति का डिस्कोर्स आगे बढ़ता है तो फिर उसके हिंदुत्व का क्या होगा, कैसे मुसलमानों के खिलाफ वो नफरत फैला पाएंगे, कैसे ईसाइयों के खिलाफ वो आग उगलेंगे और फिर उसकी आड़ में दलितों और पिछड़ों आदिवासियों के साथ कैसे वो अन्याय और अत्याचार कर पाएंगे। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ भी उनका क्या व्यवहार होता है ये पूरा देश गवाह है। एक दलित बेटी के बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा होता हुआ ये प्रशासन और ये सत्ता और ये पार्टी और ये विचारधारा शर्मसार करती है। जब एक आदिवासी के मुंह पर एक बीजेपी का कार्यकर्ता पेशाब करता है तो ये सिर्फ इस देश में सिर्फ आदिवासियों का अपमान नहीं होता, इस देश के मूल सिद्धांतों का, संविधान का, स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जाता है। स्वाधीनता आंदोलन में क्या यही संकल्प लिया गया था? अतीत में क्या रहा हम एक बार उसको छोड़ दें, लेकिन आजादी के आंदोलन का इतिहास क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? तो इन मुद्दों पर अगर आप बात करेंगे तो आरएसएस दुम दबा करके भागेगा। और आरएसएस ने तो अभी ये कहा है कि जाति ही इस देश को, भारत को जोड़े रख सके और जाति जरूरी है। अब जाति अगर जरूरी है तो जाति जनगणना से क्यों भागना है? राहुल गांधी यही लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जंग का मैदान अब आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा होना और कास्ट सेंसस, ये जंग के मैदान होने जा रहे हैं। इस कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी पांडवों की तरह अकेले ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन जीत सत्य की होनी है, सत्य की होनी है। जाति जनगणना आज इस देश की जरूरत है, एक बड़े तबके की मांग है। सुप्रीम कोर्ट भी इसकी जरूरत पर बल दे चुका है। तो ऐसे में इस पिच पर राहुल गांधी जब खींच करके ले आएंगे नरेंद्र मोदी को, तो फिर ना पोलैंड भाग पाएंगे ना यूक्रेन भाग पाएंगे। चुनाव के मैदान में आपकी लोकल राजनीति और देशी मुद्दे काम आते, यूक्रेन, रशिया और कंबोडिया, ये सब नहीं आते हैं। और ना ही उसमें उन चुनावों में आपके बदलते हुए ड्रेस काम आते हैं, वो दौर निकल चुका है। हिंदुत्व की जो कारपोरेट हितैषी राजनीति थी उसका पहिया अब रुक चुका है। जहां पर मोदी जी की वो 10-10 पोशाकें, वो स्वर्णिम आभा, 16,000 करोड़ का हवाई जहाज, 8-8 करोड़ की गाड़ियां, 18-18 कैमरे और सिंगल फेस, गोदी मीडिया पर स्तुति गान, अब ये नहीं चलने वाला है। इन 10 साल में इस राजनीति को जिस व्यक्ति ने बदल करके रख दिया है उसका नाम राहुल गांधी है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आम आदमी को केंद्र में ला करके खड़ा कर दिया। आम आदमी के दुख, दर्द, तकलीफें, महंगाई से होने वाली मुश्किलें, बेरोजगारी का दंश, जातीय उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न और खिलाड़ियों की अपनी मुश्किलें, किसानों की आपदा,
ये तमाम ऐसे मुद्दे और तमाम ऐसी समस्याएं जिसे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने विमर्श का हिस्सा बना दिया, केंद्रीय विमर्श बना दिया। और इस सेंट्रल डिस्कोर्स में नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति बह गए। और फिर नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा के चुनाव के भीतर 100 से ज्यादा बार हिंदू मुसलमान करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, और जिस भाषा में बात करते हैं वो आचार संहिता के खिलाफ जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती, हो भी नहीं सकती। राहुल गांधी ने जिस रास्ते को चुना, यह रास्ता ईडी और सीबीआई के खिलाफ नहीं, उन्हें मालूम है कि कौन कहां खड़ा है। इस कौरव दल में ये तमाम सेना नायक खड़े हुए हैं, एक से एक सेना नायक। चुनाव आयोग की भूमिका संदेहास्पद, कारपोरेट मीडिया के तमाम महारथी, और इधर जो राहुल गांधी ने कहा था पार्लियामेंट के भीतर कि मैं अभिमन्यु नहीं, मैं अर्जुन हूं। ये जो तमाम रथारूढ़ जो महारथी हैं, वो जो घेर करके एक अभिमन्यु का शिकार करना चाहते हैं, लेकिन ये अभिमन्यु नहीं, ये अर्जुन है, आज का अर्जुन। और ये आज का अर्जुन उस अभेद्य दुर्ग को भेदना ही नहीं, उसको नेस्तनाबूद करना जानता है। और उसकी ताकत क्या है? उसकी ताकत वो रामचेत हैं, राम स्नेही हैं, वो महिलाएं किसान हरियाणा की, वो कुली, और वो काश्तकार, कारीगर, ऐसे तमाम लोग जो आज इस देश के सबसे लघु मानव हैं, इस देश के कमजोर लोग हैं, जिन्हें इस संविधान ने सबसे बड़ी ताकत दी। 10 साल में जिन्हें उनकी राजनीतिक ताकत को खत्म कर दिया था, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित करने का एहसास करा दिया गया था। संविधान की पहली पंक्ति जो कहती है बी द पीपल ऑफ इंडिया, राहुल गांधी ने संविधान को दिखा करके उसके भीतर लिखे हुए उन हर्फों की आवाज को सुना दिया, उन कानों तक भी पहुंचा दिया जो कहीं दूर दराज में, किसी महाराष्ट्र के कोने में, तमिलनाडु के कोने में, या कश्मीर की वादियों में, या फिर सहारनपुर में, रायबरेली के उस अर्जुन पासी के उस दुर्दांत हत्याकांड में ये पंक्तियां गूंजती हैं। राहुल गांधी ने अपने उस संविधान को लेकर के जो इस देश के राजनीतिक मिजाज को बदलने का बीड़ा उठाया कि ये देश और इस देश के संसाधन, इस देश की संपदा चंद अमीरों के लिए नहीं होगी। इस देश की राजनीतिक ताकत अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, कमजोरों की होगी, उनको एहसास कराना, तो इस देश के संसाधनों पर हिस्सेदारी इन कमजोर वर्गों की होगी। यानी पहले उन कमजोर वर्गों को उस राजनीतिक ताकत का एहसास कराना, और यह एहसास कैसे होगा? इस जाति जनगणना के जरिए, और फिर उन संसाधनों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। कोई अंबानी और अडानी इस देश का मालिक नहीं होगा। यह भी कहा जाता है, और कई लोगों ने कहा, कई नेताओं ने आरोप लगाए, संजय सिंह से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक, कि अडानी की संपत्ति नहीं है, दरअसल यह संपत्ति खुद नरेंद्र मोदी की है। अडानी के हाथ में जो पूरा देश बेच दिया गया, और नौजवानों से लेकर के उन गांव के रहने वाले किसानों तक को, मजदूरों को, उनको हिंदू धर्म की अफीम चटा दी गई। उनको एक दुश्मन उनके सामने खड़ा कर दिया गया कि नहीं साहब, मुसलमान और ईसाई तो खा जाएंगे, उनकी आबादी बढ़ रही है,
कहीं पड़ोसी देश में यह हो रहा है, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। भुला दी गई उनकी गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और उनको नफरत सिखा दी गई। राहुल गांधी ने देश को जोड़ने की बात की, न्याय की बात की, अधिकार की बात की, प्रतिनिधित्व की बात की, भागीदारी की बात की। यह असली जंग का मैदान बनने जा रहा है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी ताल ठोक चुके हैं, निशाना मछली की आंख पर है, नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर नहीं। कुर्सियां तो आती जाती है। राहुल गांधी सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे, राहुल गांधी सत्य की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी का संघर्ष सत्य के लिए आग्रह है, अहिंसक, बिना नफरत के। पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को भी गले लगाते हैं कि त्याग दो ये नफरत, विभाजन। लेकिन मोदी जी तो उस आरएसएस से निकल करके आते हैं जहां ये फितरत संभव ही नहीं है। तो ये जो जंग का मैदान बन रहा है, इस जंग के मैदान में बड़े बड़े महारथियों को शिकस्त खाना ही है और एक अर्जुन पर्याप्त है। वो अर्जुन जिसकी ताकत इस देश के करोड़ों गरीब, वंचित, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, लोगों ने तो राहुल गांधी को अपमानित करने के लिए यहां तक भारत जोड़ो यात्रा के दृश्यों को लेकर के कहा कि साहब महिलाओं से हाथ मिला करके चलते। जिसके दिल में कोई खोट नहीं होता, कोई भेद नहीं होता, वो किसी का हाथ पकड़ करके ही आगे बढ़ता है। लेकिन जिनके मन में चोर होता है, जो कपटी होते हैं, जो छल करने वाले होते हैं, फरेबी होते हैं, वो दिखते कुछ और हैं और अंदर कुछ और होते हैं। राहुल गांधी इस देश का खरा सोना, बल्कि मैं और कहूं डायमंड ऑफ राजनीति। इस समय की राजनीति का डायमंड है राहुल गांधी। अर्जुन तो युद्ध के मैदान में है। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी कब तक भागते हैं। सामना तो करना ही होगा। शिकस्त से इतनी जल्दी भागना ठीक नहीं है मोदी जी। सामना कीजिए राहुल गांधी का। शुक्रिया।